हेलो दोस्तों, आज हम लाए हैं बेसहारा कहानी का भाग 4। तो दोस्तों चलिए कहानी शुरू करते हैं। ममता और रश्मि दोनों कार की पिछली सीट पर बैठी थी। रश्मि ने ममता का हाथ पकड़ रखा था। ममता बुरी तरह डर रही थी और बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। कार हाईवे पर दौड़ रही थी। रश्मि ने ममता से कहा, ममता बिल्कुल मत डर, अब तुझे वो लोग नहीं ढूंढ पाएंगे। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि तू कहाँ गई है। यह सुनकर ममता थोड़ा सा सहज हुई। तब रश्मि ने पानी की बोतल ममता की ओर बढ़ाई। ममता ने पानी पिया, फिर कुछ देर आंख बंद करके बैठती रही, जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत उसके सर से टल गई हो। कुछ देर बाद रश्मि ने पूछा, ममता तू ठीक तो है ना? क्या हम बात कर सकते हैं? अब तू बता पाएगी कि क्या हुआ? ममता ने हाँ में सर हिलाया और फिर कहना शुरू किया, रश्मि, जब से मेरी शादी हुई हम सब कुछ ठीक चल रहा था। तेरे जीजा जी मुझे बहुत प्यार करते थे और मेरा पूरा ध्यान रखते थे। एक दिन भी ऐसा नहीं था जब हमारी लड़ाई हुई हो। पूरे घर का खर्च ये ही चलाते थे। इनका छोटा भाई यानी मेरा देवर कोई काम नहीं करता था। दिन भर इधर उधर घूमता रहता था और शाम को शराब पीकर आ जाता था। कई बार तो उसका झगड़ा हो जाता था, जिसे तेरे जीजा जी निपटाते थे। पैसे भी देते थे। थाने में जाकर कई बार इसकी जमानत करवा कर भी लाए थे। और मेरी सास हमेशा मेरे देवर का पक्ष लेती थी। इसी बात से हम दोनों बहुत परेशान रहते थे। अभी 6 महीने पहले हम रात को खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी 2 लोग बाइक पर हमारे घर आए और मेरे देवर का नाम लेकर पूछने लगे। इन्होंने कहा कि वह घर पर नहीं है, तो वो ज़बरदस्ती घर में घुसने लगे, क्योंकि मेरे देवर ने उनसे काफ़ी पैसे उधार ले रखे थे। वो सोच रहे थे कि हमने उसे छिपा रखा है। जब बहुत देर तक झगड़ा करने के बाद भी वे लोग नहीं माने, तो तेरे जीजा जी उनमें से एक गुंडे को धक्का दे दिया। यह देखकर दूसरे ने गन निकालकर इन पर फायर कर दिया। यह कहकर ममता सुबक सुबक कर रोने लगी। उसकी बातें सुनकर रश्मि की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। ममता ने आगे कहना शुरू किया, गोली लगते ही ये गिर पड़े। मैं इन्हें संभालती रही, चिल्लाती रही, तब तक वे दोनों भाग गए। किसी तरह इन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही ये नहीं रहे। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। सोचने समझने की शक्ति चली गई। पूरे घर में रोना पीटना मच गया, लेकिन इनके छोटे भाई को इसका जरा भी दुख नहीं होता था। वह तो एक ही बात बोल रहा था, घर की तलाशी लेने देता। जब मैं नहीं मिलता तो वो वापस चले जाते। उनसे पंगा लेने की क्या ज़रूरत थी। मेरी सास और देवर कुछ ही दिनों में सब कुछ भूल गए। उन्होंने पुलिस से कंप्लेंट भी वापस ले ली, यह कहकर कि वे गुंडे उन्हें भी मार डालेंगे। मैं बेसुध सी बैठी रहती। एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और बोली, महारानी कब तक शोक मनाती रहोगी? घर का काम कौन करेगा? मेरा तो कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। समझ में नहीं आ रहा था अब जीऊँ भी तो किसके लिए। लेकिन सास ने मुझे काम में लगा दिया। मैं घर के काम में अपने आप को व्यस्त रखने लगी। कुछ दिन बीत जाने पर मेरी सास एक दिन मेरे पास आई और बोली, ममता ज़िंदगी बहुत लंबी है। तेरा वैसे भी कोई सहारा नहीं है। तू मेरे छोटे बेटे यानी अपने देवर से शादी कर ले। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए कि ये क्या बोल रही हैं। मैं तो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती थी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने अपनी सास को साफ साफ बोल दिया, खबरदार माँ जी, जो आज के बाद
उस शराबी का नाम मेरे नाम के साथ जोड़ा। मैं अपने पति की खातिर आपकी सेवा के लिए यहाँ पड़ी हूँ। मैं मर जाऊंगी लेकिन कभी भी उस शराबी से शादी नहीं करूंगी। यह सुनकर मेरी सास बहुत गुस्सा हो गई और बोली, मैं भी देखती हूँ कैसे शादी नहीं करती। जब वो किसी दिन तेरे साथ ज़बरदस्ती कर लेगा तो तुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ेगी। मेरी सास के रहते यह सब नहीं हो सकता था, क्योंकि गांव में सब जान जाते। आज दोपहर को जब मैं घर का कूड़ा फेंकने घर के पीछे जा रही थी तो मेरी सास मेरे देवर से कह रही थी कि मैं आज रात तेरी मौसी के घर जा रही हूँ। तू रात को ममता को अपने वश में कर लेना। ये ले पैसे, अभी पिया, रात को मत पीना। सुबह हम लोगों से कह देंगे शराब के नशे में यह सब हो गया, फिर दोनों की शादी कर देंगे। यह सुनकर मेरे देवर ने कहा, लेकिन माँ वो नहीं मानी तो? तब मेरी सास ने कहा, उसके हाथ पैर तोड़ दियो, फिर न कहीं भागने लायक रहेगी न किसी को कुछ बताने लायक। मैंने यह सुना तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी सास तो चली गई। मेरा देवर पीकर आंगन में पड़ा था। मैं चुपचाप अपनी जान और इज्जत बचाकर भाग आई। यह कहकर ममता फूट फूट कर रो पड़ी। उसे रोता देखकर रश्मि भी रोने लगी। हे भगवान, तू इतना सब कुछ सहती रही और मैं तो सोच रही थी कि तू बहुत सुखी होगी। ममता ने रोते हुए कहा, बहन, लगता है मेरी किस्मत में सुख है ही नहीं। कभी कभी तो सोचती हूँ मर ही जाऊँ। रश्मि ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं ममता, मेरे रहते तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब से तू हमारे साथ रहेगी। ममता रश्मि के गले लगकर रोती रही। रास्ते भर रश्मि उसे तसल्ली देती रही। कुछ देर में ममता को जैसे नींद आ गई। रश्मि ने समर से बात की। समर, तुमसे पूछे बगैर मैंने ममता को अपने साथ रखने के लिए बोल दिया। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? समर ने कहा, कैसी बात करती हो रश्मि? मुझे तो खुशी है कि हम किसी के काम आ रहे हैं। कुछ ही देर में तीनों घर पहुंच गए। रश्मि ने ममता को गेस्ट रूम में ले जाकर सुला दिया। उसके बाद दोनों अपने बेडरूम में आ गए। थक जाने के कारण समर तो सो गया, लेकिन रश्मि की आंखों से नींद गायब थी। पिछले 3-4 घंटों में इतना कुछ हो गया जिसे सोचकर उसे यकीन नहीं हो रहा था। अगले दिन ममता सोकर उठी। वह अपने बिस्तर पर बैठी थी। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। तभी रश्मि उसके कमरे में आई। कैसी है ममता? क्या सिर क्यों पकड़े बैठी है? ममता ने रश्मि से कहा, कुछ नहीं, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। रश्मि फटाफट गई और उसके लिए एक टेबलेट ले आई। उसे गर्म पानी से टेबलेट दी, जिसे ममता ने बिना कुछ पूछे खा लिया। रश्मि बोली, ममता, तू आराम कर, अभी मेड आ जाएगी घर का काम करने के लिए। मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। मैं तुझे बताना भूल गई, हम दोनों ने नौकरी छोड़कर अपना हॉस्पिटल खोल लिया है। इसी कारण मैं 2 साल से तुझसे मिल नहीं पाई। ममता ने खुश होते हुए कहा, बहुत अच्छा किया रश्मि, तेरी तरक्की देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। वैसे भी मेरी ज़िंदगी में अब बचा ही क्या है। अच्छा किया जो तू मुझसे मिलने नहीं आई। मेरी सास का व्यवहार बहुत ख़राब है। वो तेरी बेइज्जती करती तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। रश्मि बोली, बहन, जो हुआ उसे भूल जा और नए सिरे से ज़िंदगी शुरू कर। लेकिन अभी तो बस आराम कर, ज़्यादा मत सोच। भगवान का शुक्र है कि उसने तुझे बचा लिया। मैं लेट हो रही हूँ, तुझे शाम को मिलती हूँ। और हाँ, घर का कोई काम मत करना, बस आराम कर। कुछ ही देर में मेड आ गई। रश्मि ने उसे कुछ समझाया
और वो चली गई। मेड ममता के पास आई और बोली, मैडम, आपको कुछ भी चाहिए हो तो मुझे आवाज़ दे देना। यह कहकर वह अपने काम में लग गई। ममता फिर से सोने की कोशिश करने लगी। इधर रश्मि हॉस्पिटल पहुंचकर मरीजों को देखने में व्यस्त हो गई। दोपहर को रश्मि और समर दोनों लंच करने बैठे तो रश्मि ने कहा, समर, हमें लगता है हमें ममता के बारे में कुछ सोचना होगा। यह सुनकर समर ने कहा, देखो रश्मि, तुम बहुत जल्दबाजी कर रही हो। तुम बात को समझो। उसने अभी 6 महीने पहले अपने पति की मौत देखी है। उसके बाद पिछले 6 महीनों में ये सब झेला है। मुझे लगता है कि वो डिप्रेशन में चली गई है। इसीलिए उसे किसी नई बात के लिए राज़ी करना सही नहीं होगा। कम से कम 2-3 महीने उसे उस डिप्रेशन से बाहर निकलने दो। अभी 15-20 दिन उसे घर पर आराम करने दो। फिर उसे कभी कभी हॉस्पिटल ले आना, जिससे उसका मन बहल जाए। लेकिन यह याद रखना, हॉस्पिटल, डॉक्टर, मरीज, ऑपरेशन को देखते ही उसे अपने पति की मौत याद आ जाएगी। इसीलिए सब कुछ धीरे धीरे करना। रश्मि ने कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो। इन सब से उबरने में उसे काफ़ी समय लग जाएगा। समर ने रश्मि की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, फिलहाल एक काम करो, उसे 1 सप्ताह आराम करने दो। फिर उसे शॉपिंग पर ले जाओ। उसे उसकी पसंद के कपड़े वगैरह की शॉपिंग कराना, उसे अच्छा लगेगा। रश्मि मान जाती है। शाम को रश्मि कुछ फल लेकर ममता के पास पहुंचती है। रश्मि कहती है, ममता, कैसा बीता दिन? कोई परेशानी तो नहीं हुई? ये कुछ फल है जो मैं तेरे लिए लाई हूँ। इन्हें फ्रिज में रखवा रही हूँ, खाती रहना। वैसे भी तू बहुत कमज़ोर हो गई है। ममता ने रश्मि को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तू मेरा कितना ध्यान रखती है। वैसे मैं सोच रही थी कब तक तुझ पर बोझ बनी रहूँगी। मुझे कोई काम मिल जाता तो। यह सुनकर रश्मि ने कहा, तू मेरी बहन है, ये घर तेरा है। फिलहाल आराम कर। रही बात काम की, तो वो सब बाद में। पहले अपनी शक्ल देख, कितनी कमज़ोर हो गई है। अगर तू काम करना चाहती है तो पहले खा पी कर सेहत बना, फिर देखेंगे। यह सुनकर ममता थोड़ा मुस्कुराई। चलो, मैडम के चेहरे पर हंसी तो आई। यह कहकर रश्मि हंस पड़ी। इसी तरह समय बीत रहा था। ममता को आए 2 महीने बीत चुके थे। इस बीच रश्मि उसे कई बार बाहर घुमाने ले जाती थी, कभी कभी हॉस्पिटल ले जाती थी। ममता पहले से अब बहुत बदल गई थी। वह अब हंसने लगी थी। रश्मि की देखभाल से उसने अपनी सेहत को वापस पा लिया था। इसी बीच ममता बार बार रश्मि से काम करने के लिए कहती, लेकिन रश्मि कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देती थी। इसी बीच ममता समर से भी काफ़ी घुल मिल जाती है। समर ममता से साली साहिबा कहकर थोड़ा मजाक कर लेता था, जिसका जवाब ममता उसे जीजा जी कहकर देती थी। इसी तरह समय बीत रहा था। 3 महीने बीत जाने पर एक दिन ममता ने रश्मि से पूछा, रश्मि, देख, मैं अब और बोझ नहीं बन सकती। या तो तू मुझे कहीं काम पर लगवा दे, या मैं कहीं और जाकर काम ढूंढती हूँ। रश्मि बोली, तू एक काम कर, कल से मेरे साथ हॉस्पिटल चल। रश्मि ममता को हॉस्पिटल ले जाकर अपने केबिन में बिठा देती है। फिर ममता रश्मि के साथ साथ मरीज देखने जाती है। ममता धीरे धीरे काम समझ रही थी। 15 दिन में ममता सब कुछ समझ जाती है। रश्मि उसे हॉस्पिटल की इंचार्ज बना देती है। वह अच्छी तरह साफ सफाई का ध्यान रखती है, स्टाफ पर नज़र रखती है, किसी मरीज को कोई परेशानी न हो
उसका ध्यान रखती है। हॉस्पिटल में कपड़े धुलकर आते हैं उनका ध्यान रखती है और कुछ ही दिनों में पूरे हॉस्पिटल का काम संभाल लेती है। इससे रश्मि का काम आधा रह जाता है। वह अब केवल मरीजों पर ध्यान देती है। हॉस्पिटल में कोई भी समस्या होती तो रश्मि ममता से पूछो यह कहकर उसे ममता के पास भेज देती थी। समर का काम भी काफ़ी हल्का हो गया था। ममता पूरा हॉस्पिटल अच्छे से संभाल लेती थी। एक दिन रश्मि की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। वो हॉस्पिटल में बेहोश हो जाती है। रश्मि का चेकअप होता है तो पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। यह सुनकर समर और ममता बहुत खुश होते हैं। ममता अब हॉस्पिटल के काम के साथ साथ रश्मि का भी ध्यान रखने लगती है। वह रश्मि की डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। ममता का साथ पाकर रश्मि बहुत खुश थी। एक तरफ ममता पूरा हॉस्पिटल संभाल रही थी, दूसरी ओर रश्मि का अच्छे से ध्यान भी रख रही थी। तो दोस्तों, शेष कहानी अगली वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।